Hello and a welcome all my dear students at Learn Karo class 11 and 12. I hope all of you are hale and hearty, safe and sanitized. मैं हूँ श्रेया, आपकी मेंटर और पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी सिलेबस का सेकंड चैप्टर दैट इज कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया या फिर साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स। ऑलराइट, इससे पहले हम आपके टर्म 2 के हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंग्लिश के भी एंड सोशियोलॉजी के भी। इन केस अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप सभी वहां से जाकर कवर कर सकते हैं। डेफिनेटली सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल रहेगा। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंट्री। ऑलराइट, सो यहाँ पे सेवरल स्टेटमेंट्स गिवन है और हर एक स्टेटमेंट जो है एक कंट्री को पॉइंट आउट करना है, आपको बताना है कि वो कौन सी कंट्री है। राइट, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है द स्ट्रगल अमंग प्रो मोनार्की, प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो आपको ये बताना है कि कौन सी कंट्री से रिलेटेड ये बात कही गई है कि जहां पर स्ट्रगल हुआ किसके लिए, ऑफ प्रो मोनार्की, प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप्स एंड एक्सट्रीमिस्ट क्रिएट करा, उन्होंने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करा जिससे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है नेपाल। ऑलराइट, यहाँ पर आपका आंसर हो गया नेपाल। क्लियर है? जिन लोगों ने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है वो इसीलिए यहाँ पर आंसर्स पता लगा लेंगे। ऑलराइट, सेकेंड है बी क्वेश्चन, अ लैंडलॉक्ड कंट्री विद मल्टी पार्टी सिस्टम। तो यहाँ पर आपको बताना है एक ऐसी कंट्री जो कि सबसे पहले हिंट क्या है, वो लैंडलॉक्ड है, यानी कि उस सराउंडेड है कहाँ से, लैंड से, विद मल्टी पार्टी सिस्टम। और वहां पर कैसा सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम भी है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है भूटान। ठीक है, अ लैंडलॉक्ड कंट्री विद मल्टी पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी, द फर्स्ट कंट्री, एक ऐसी पहली कंट्री टू लिबरलाइज द इकोनॉमी इन साउथ एशियन रीजन। तो सबसे पहली ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसने अपने आप को लिबरलाइज करा था, अपनी इकोनॉमी को साउथ एशिया रीजन की कंट्रीज में से? तो ये है आंसर हमारा इंडिया। ऑलराइट, आई होप ये वाला आंसर तो सभी बच्चों को बिल्कुल याद होगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मिलिट्री एंड प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप। अब दो लोगों के बीच में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बता रखा है, किन किन के बीच में, मिलिट्री ग्रुप एंड प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप के बीच में। द मिलिट्री हैज प्रिवेल्ड ओवर डेमोक्रेसी। तो किसने किसके ऊपर डोमिनेट करा है, मिलिट्री ने डेमोक्रेसी के डोमिनेट करा है। तो ऐसी कौन सी कंट्री है विद इन द साउथ एशियन रीजन? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान इज द आंसर हियर इन डी पार्ट। नेक्स्ट आपका जाता है ई पार्ट, जहां पे आपको पूछा है सेंट्रली लोकेटेड। तो सबसे पहला हिंट क्या है, ये सेंट्रली लोकेटेड है एंड शेयर बॉर्डर्स विद मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्री। ऐसी कौन सी कंट्री है जो साउथ एशियन एरिया का, आप देखोगे अगर मैप तो उसमें सेंट्रली लोकेटेड है और मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज से जो है अपनी बॉर्डर को शेयर करती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है इंडिया, क्योंकि अगर आप मैप खोलकर देखोगे तो लोकेशन के हिसाब से सेंट्रली लोकेटेड है और सेवरल साउथ एशियन कंट्रीज से अपना बॉर्डर को शेयर करता है इंडिया। नेक्स्ट एफ पार्ट में आपको बोला गया है अर्लियर द आइलैंड हैड सुल्तान्स। तो अर्लियर टाइम में यहाँ पर कौन हुआ करते थे, सुल्तान्स हुआ करते थे एज द हेड ऑफ द स्टेट। किस फॉर्म में, हेड ऑफ द स्टेट की फॉर्म में यहाँ पर सुल्तान्स हुआ करते थे। नाउ इट इज रिपब्लिक, लेकिन अब प्रेजेंट एरा में ये जो कंट्री है ये रिपब्लिक है। तो कौन सी कंट्री को ये पॉइंट आउट कर रहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है मालदीव्स। ओके बच्चों, मालदीव्स यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, जी पार्ट में आपको पूछा है स्मॉल सेविंग्स एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव्स इन द रूरल एरियाज हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। तो आपको बताना है ऐसी कौन सी कंट्री है विद इन दी साउथ एशियन रीजन जहां पर स्मॉल सेविंग्स एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, दो चीजें बताइए, स्मॉल सेविंग्स भी और क्रेडिट कोऑपरेटिव्स ने कहां पर, रूरल एरिया में हेल्प करा है, क्या रिड्यूस करने के लिए, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। तो कौन सी कंट्री को यहाँ पर पॉइंट आउट करा जा रहा है, यहाँ पर पॉइंट आउट करा जा रहा है इंडिया को। ठीक है, सो आंसर इज इंडिया ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 जी। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अ लैंडलॉक्ड कंट्री विद अ मोनार्की। अब यहाँ पर दो हिंट्स गिवन है। सबसे पहले तो बोला है कि ये कंट्री जो है ये लैंड लॉक्ड है, यानी कि सराउंडेड बाय लैंड है।
ऑल राइट। एंड सेकेंड आपको बोला है कि वहां पे मोनार्की प्रिवेल करती है, कौन सा सिस्टम है वहां पर, मोनार्की सिस्टम। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका नेपाल। ऑल राइट, आंसर इज नेपाल हियर। तो चलो बच्चों, ये हो गए आपके सारे आंसर्स और यहाँ पे है आपका आंसर। ऑल राइट, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप फटाफट से ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Which among the following statements about South Asia is wrong? अब यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा रॉन्ग है, जो सही नहीं है, जो रॉन्ग है वो यहाँ पर आपका आंसर है। फर्स्ट में आपको बोला है ऑल द कंट्रीज इन साउथ एशिया आर डेमोक्रेटिक। क्या साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज है सारी ही डेमोक्रेटिक है? आपको जज करना है वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। सेकंड है बांग्लादेश एंड इंडिया हैव साइंड एन एग्रीमेंट ऑन रिवर वाटर शेयरिंग। नेक्स्ट है SAFTA was signed at 12th SAARC summit in South Asian politics. And next है the US and China play an influential role in South Asian politics. तो डेफिनेटली ये वाली बात बिल्कुल सही है कि यूएस और चाइना प्ले करते हैं एक इन्फ्लुएंशियल पार्ट काहे में, साउथ एशिया की पॉलिटिक्स पे। तो इसलिए कि हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो इनकरेक्ट है वो आंसर होना था। नेक्स्ट है SAFTA was signed at 12th SAARC summit इन साउथ एशिया। तो ये वाली बात भी सही है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है बांग्लादेश एंड इंडिया हैव साइंड एन एग्रीमेंट ऑन रिवर वाटर शेयरिंग। कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपने पढ़ा है चैप्टर को डिटेल में जब स्टडी कर रहे थे, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं हो जाती। तो एलिमिनेशन कैटेगरी से भी अगर आप ढूंढोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जबकि जो फर्स्ट पार्ट था आपका ऑल द कंट्रीज इन साउथ एशिया आर डेमोक्रेटिक, क्या सारी कंट्रीज जितनी भी साउथ एशिया में सब डेमोक्रेटिक है? तो आंसर बिल्कुल नहीं है आपका, सब जो कंट्रीज है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, इसलिए ये वाला पार्ट आपका रॉन्ग है और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो सेकंड का आपका करेक्ट आंसर है बच्चों, सेकंड का ए पार्ट। ऑलराइट, सो ए पार्ट यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको पूछा गया है व्हाट आर सम ऑफ द कॉमनैलिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान इन देयर डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंसेस। अब यहाँ पे आपको बेसिकली कंपेयर करना है पाकिस्तान को और बांग्लादेश को, उनके कॉमन पॉइंट्स है वो भी आपको यहाँ पर सम अप करने हैं, क्या डिफरेंसेस है वो भी यहाँ पर आपको बताने हैं, ओवर क्या टॉपिक, ओवर डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंसेस। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना है पाकिस्तान का और बांग्लादेश का। ऑलराइट, सो बांग्लादेश हैज बीन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ। हमने पढ़ा हुआ है ये पहले से ही कि बांग्लादेश पहले किसका पार्ट था, पाकिस्तान का ही। Both of these countries bear some similarities and differences as follows। तो ये आपने इंट्रोडक्शन दे दिया और उसके बाद से आप अपना आंसर का जो मेन बॉडी है वो अटेम्प्ट करोगे। सबसे पहले आप कॉमनैलिटीज यानी कि क्या सिमिलैरिटीज है बांग्लादेश और पाकिस्तान में वो यहाँ पर सम अप करोगे। सो बोथ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वर अंडर मिलिट्री रूल। कॉमन चीजों में सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही अंडर मिलिट्री रूल रहे हैं ओवर सम और द अदर पीरियड ऑफ टाइम। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट आपका आता है एट बोथ द प्लेसेस, कहां पर बांग्लादेश में एंड पाकिस्तान में द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी टुक प्लेस इन देयर ओन वे। एक पर्टिकुलर वे में दोनों ही जगह पर पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी क्या स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी ने टेक प्लेस किया है। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका आता है थर्ड पॉइंट, दैट इज Pakistan's administration began under the command of General Ayub Khan। अब बच्चों यहाँ पर बहुत सारे नेम्स आएंगे, आपको वो डेफिनेटली मेमोराइज करने ही करने हैं। तो सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पर पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन जब बिगिन हुआ है तो सबसे पहले किसी कमांड थी वहां पर, जनरल अयूब खान की। एंड गिव अप ड्यू टू डिससैटिस्फैक्शन अमंग द पीपल, लेकिन उनको अपनी पावर को गिव अप करना पड़ा। क्योंकि जो पीपल है उनसे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे, आम जनता की उनमें सहमति नहीं थी। गिविंग वे टू यहाज मिलिट्री रूल। अब जो नेक्स्ट रूलर आते हैं उनका क्या नाम है यहाँ पर, यहाज मिलिट्री रूल। एंड कंटिन्यूड विद द आर्मी रूल थ्रू इलेक्शंस वर held by military rulers to give a democratic shape to their own rule। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट रूल आते हैं जिनका नाम है यहाज मिलिट्री रूल, तो वो बेसिकली जो है सारे मेजर्स कौन सा लेते हैं, मिलिट्री रूल वाले ही, लेकिन वो कहीं ना कहीं शेप अप करने की कोशिश करते हैं, अपनी रूलिंग को कैसा डेमोक्रेटिक शेप देने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट में आता है बांग्लादेश के बारे में। इन द सेम वे जैसे कि हमने यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में पढ़ा है, ऐसे ही सेम यहाँ पर आपको इवेंट्स, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स पता चलेंगे बांग्लादेश में भी टेक प्लेस हुए हैं। As Bangladesh drafted its own constitution to begin with democracy, तो यहाँ पे जो मेन लीडर है, मेन पावरफुल लीडर है, फर्स्ट उनका नेम है शेख मुजीबुर रहमान। फॉर्म प्रेसिडेंशियल सेटअप बाय अबॉलिशिंग ऑल पार्टीज एक्सेप्ट अवामी लीग।
तो यहाँ पर सब फर्स्ट जो पावरफुल लीडर होते हैं उनका नाम होता है शेख मुजीबुर रहमान, और ये यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सेटअप लगाते हैं और किसको अबॉलिश कर देते हैं, जितनी भी पार्टीज वहां पर एग्जिस्ट कर रही थी उन सबको अबॉलिश कर देते हैं, और सिर्फ एक पार्टी रहती है, क्या नाम है उसका, अवामी लीग। अवामी लीग वहां पर इस समय प्रिवेल कर रही होती है। बट आफ्टर हिज असैसिनेशन, लेकिन अब क्या होता है यहाँ पर बच्चों, शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन हो जाता है एंड द न्यू मिलिट्री रूलर, और यहाँ पर न्यू मिलिट्री रूलर आते हैं जिनका नाम होता है जियाउर रहमान, formed his own party and won elections in 1979। तो शेख मुजीबुर रहमान के असैसिनेशन के बाद जो दूसरे लीडर बने हैं उनका नाम है जियाउर रहमान, और वो अपनी अलग पार्टी बनाते हैं और इलेक्शन को भी विन कर लेते हैं, कब, 1979 में। लेटर ऑन ही वाज आल्सो असैसिनेटेड, लेकिन इसके बाद क्या होता है, इनका भी असैसिनेशन हो जाता है जियाउर रहमान का, और न्यू लीडर आते हैं एंड अनदर मिलिट्री लीडर सामने आते हैं जिनका नेम होता है लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद टुक ओवर, और अब यहाँ पर लेफ्टिनेंट एच.एम. इरशाद टुक ओवर कर लेते हैं रूलिंग को। ऑल राइट, तो ये हो गया आपका कि किस किस ने रूलिंग करी, किस किस वे में यहाँ पर न्यू लीडर इमर्ज हुए पाकिस्तान में एंड बांग्लादेश में। सो आइए अब बात कर लेते हैं डिफरेंसेस की। इन पाकिस्तान military, clergy and land owning aristocrats dominated socially to overthrow elected government। तो पाकिस्तान में क्या था, जो भी मिलिट्री हुआ करती थी, क्लर्जी हुआ करते थे, या फिर लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेट्स इंडिविजुअल्स हुआ करते थे, वो डोमिनेट किया करते थे सोसाइटी में टू ओवरथ्रो इलेक्टेड गवर्नमेंट, और वो इतने ज्यादा पावरफुल होते थे कि जो गवर्नमेंट हुआ करती थी वो उसको भी ओवरथ्रो कर दिया करते थे। ऑल राइट, Whereas in Bangladesh, the leaders and their party members dominated for the same। लेकिन बांग्लादेश में क्या हुआ करता था, यहाँ पर जो लीडर्स हुआ करते थे और जो उनकी पार्टी हुआ करती थी, पार्टी के मेंबर्स हुआ करते थे, वो डोमिनेट किया करते थे। तो ये होगा यहाँ पर डिफरेंसेस आपके पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है प्रो मिलिट्री ग्रुप्स हैव बीन more powerful due to conflict between India and Pakistan, whereas in Bangladesh the pro-military groups are powerful due to friendship and encouragement of India। अब यहाँ पर दूसरा डिफरेंस क्या आ जाता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जब भी इंडिया की बात करी जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान में क्या है, प्रो मिलिट्री जो ग्रुप्स है यहाँ पर दे हैव बिकम मोर पावरफुल, वो और ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है किससे, इंडिया से, ड्यू टू कन्फ्लिक्ट विद इंडिया इन पाकिस्तान, इसलिए ये पाकिस्तान के फेवरिंग का पॉइंट है। नेक्स्ट है, जबकि बांग्लादेश में क्या है, बांग्लादेश में प्रो मिलिट्री ग्रुप्स आर पावरफुल, प्रो मिलिट्री ग्रुप पाकिस्तान में भी फिर पावरफुल है और बांग्लादेश में भी, लेकिन प्रो मिलिट्री ग्रुप पाकिस्तान में इसलिए पावरफुल है क्योंकि वो किसकी कंपटीशन में, इन कंपटीशन विद इंडिया। लेकिन बांग्लादेश में प्रो मिलिट्री ग्रुप इसलिए पावरफुल है ड्यू टू फ्रेंडशिप, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंडशिप है और एनकरेजमेंट है, काहे का, इंडिया का। ऑल राइट, तो ये हो गए आपके डिफरेंसेस बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 3 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन नेपाल। अब यहाँ पर आपको 3 चैलेंजेस बताने हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटिंग टू डेमोक्रेसी इन नेपाल, जिसके बारे में हमने ट्राइंगल भी पढ़ा था चैप्टर में। All right, so the 3 challenges to democracy in Nepal were the result of triangular conflict। तो ट्राइंगुलर कन्फ्लिक्ट किस किस को याद है कि क्या क्या था, 3 एंगल्स पर ट्राइंगल के जिनमें कन्फ्लिक्ट था। सो पहला आपका आता है द मोनार्किस्ट फोर्सेस, नेक्स्ट आपका आता है द डेमोक्रेट्स एंड थर्ड आपके आते हैं द माओइस्ट। तो ये आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए ये ट्राइंगल, या फिर ये बोल दो 3 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन नेपाल। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू लर्न, जिसको नहीं है वो अभी के अभी यही के यही लर्न कर लो। 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर लर्न करने के लिए। पहले में आते हैं मोनार्किस्ट फोर्सेस, नेक्स्ट में आते हैं आपके डेमोक्रेट्स एंड थर्ड में आते हैं आपके माओइस्ट। यहाँ पर सिर्फ लिस्ट करने थे इसलिए आप इनकी सिर्फ नेम दोगे, डिटेल में यहाँ पर आप एक्सप्लेन नहीं करोगे। These challenges created massive countrywide pro-democracy protest in April 2006। और इस तरह से आप अपना जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिस्ट करने को बोला है, इनके नेम्स को आप यहाँ पर लिस्ट कर दोगे, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। Alright, next आपका है क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रिंसिपल प्लेयर्स इन द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। तो यहाँ पर श्रीलंका के रिलेशन में आपको बताने हैं मेन प्लेयर्स कौन है इन द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, हाउ डू यू असेस द प्रोस्पेक्टस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर बेसिकली आपको एथनिक ग्रुप्स के बारे में बताना है, कहाँ पर, श्रीलंका की। The principal players in the ethnic conflicts in Sri Lanka were, सबसे पहले तो थे सिन्हालास एंड सेकंड थे आपके श्रीलंकन तमिल्स। ऑल राइट, आई होप सभी को याद होगा सिन्हालास एंड श्रीलंकन तमिल्स। सो
After its independence, politics in Sri Lanka was dominated by interest of Sinhala community. तो सबसे पहले वहां पर कौन डोमिनेट कर रहे थे? सिन्हाला कम्युनिटी के जो मेंबर्स थे वो डोमिनेट कर रहे थे कहां पर? श्रीलंका में आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस. Who was hostile to Tamils? और ये लोग जो सिन्हाला कम्युनिटी के इंडिविजुअल्स हुआ करते थे कि बहुत ही ज्यादा हॉस्टिलिटी के साथ बिहेव करा करते थे. किसके साथ? एक ग्रुप के साथ जिसको वो तमिल्स नेम दिया करते थे. हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया. और ये जो तमिल इंडिविजुअल्स हुआ करते थे ये कौन लोग थे जिन्होंने जो कि माइग्रेट करके श्रीलंका गए हैं. कहां से? इंडिया से. ऑलराइट, तो यहाँ पर तमिल्स किसको बोला गया है? वो इंडिविजुअल्स जो इंडिया से माइग्रेट करके श्रीलंका गए थे परमानेंट सेटलमेंट के हिसाब से, उनको तमिल्स बोला जाता था. और सिन्हाला कम्युनिटी के जो इंडिविजुअल्स हुआ करते थे वो बहुत ही ज्यादा हॉस्टिलिटी के साथ बिहेव करा करते थे तमिल्स के साथ. Sinhalas presume Sri Lanka to belong to them only, hence no concession should be given to Tamils. अब यहाँ पे जो सिन्हाला कम्युनिटी के इंडिविजुअल्स हुआ करते थे जिन्हें सिन्हालीज बोला हुआ है वो ये अज्यूम करा करते थे कि श्रीलंका बिलोंग्स ओनली एंड ओनली टू देम, और इसलिए कोई भी बेनिफिट या फिर कोई भी कंसेशन तमिल्स को नहीं मिलना चाहिए. तमिल्स कौन इंडिविजुअल्स है? जो कि इंडिया से माइग्रेट करके यहाँ पर आए हैं. दिस क्रिएटेड मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म, दैट इज एथनिक कॉन्फ्लिक्ट. और यहीं पर क्या अराइज होता है? यहाँ पर मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म अराइज होता है जिसको यहाँ पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बोला गया है बिटवीन कौन कौन सी दो कम्युनिटीज के बीच में? सिन्हालास एंड Tamils. All right. Despite the revenge of internal conflicts, Sri Lanka has maintained democratic political system and registered considerable economic growth and high level of human development. अब यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रही है ऑल दो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में यहाँ पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर क्या बात है? डिस्पाइट इतने सारे रेवेंजेस और इतने सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हुए भी श्रीलंका ने मेंटेन करा है एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम. श्रीलंका में एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम आराम से इजीली प्रिवेल करता है और दे हैव रजिस्टर्ड, उन्होंने क्या दिखाया है? कंसिस्टेंट कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड साथ ही साथ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी कहां पर देखने को मिलता है हमें? श्रीलंका में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन सम ऑफ द रीसेंट एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. अब आपको यहाँ पर बताना है कौन कौन से रीसेंट एग्रीमेंट्स है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. कैन वी बी श्योर that the two countries are well in their way to a friendly relationship. तो यहाँ पे बेसिकली आपको दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं. पहले में तो आपको ये बोला है कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं आपको बताना है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और सेकंड पार्ट में आपसे ये पूछा गया है क्या इससे हम ये श्योर हो सकते हैं, वी कैन मेक इट श्योर कि ये दोनों कंट्रीज आर वेल इन देयर वे टू अ फ्रेंडली रिलेशन. तो ये आपको यहाँ पर बताना है. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम आंसर करेंगे. Although Indo-Pakistan relations seem to be the story of endemic conflict. Endemic का मतलब क्या होता है? Restricted to a particular area and violence. There have been a series of efforts to maintain tensions and build peace under the various agreements. तो कौन कौन से वो agreements है वो यहाँ पर आपको sum up करे गए हैं. First आपका आता है agreed to undertake confidence building measures to reduce the risk of wars. तो यहाँ पर दोनों ही countries agree करती है confidence building के लिए जिससे कि क्या हो सके? दोनों ही country reduce कर सके the risk of war, क्योंकि war होना किसी भी country के लिए कोई अच्छी बात बिल्कुल नहीं होती है. Next आपका आता है social activists and prominent personalities have collaborated to create an atmosphere of फ्रेंडशिप. तो इसमें यहाँ पर बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट और बहुत सारे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज का भी एक रोल प्ले आता है जिन्होंने की कोलैबोरेशन दिया है अपना बाय सम और दी अदर वे. क्या करने के लिए? एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए फ्रेंडशिप का बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. नेक्स्ट पार्ट आपका आता है लीडर्स हैव मेट एट समिट्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो ऐसे बहुत सारे समिट्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, गैदरिंग्स होती है जहां पर इंडिया और पाकिस्तान के लीडर्स मिलते हैं और वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक डिस्कशन करते हैं. नेक्स्ट आपका आता है बस रूट्स हैव बीन ओपनड अप बिटवीन दीज टू कंट्रीज. अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वेरियस बस रूट्स ओपन हो चुके हैं. Trade between the two parts of Punjab has increased substantially in the last 5 years. अगर आप last 5 years का डेटा उठाकर देखो तो आपको पता लगेगा कि especially in the two parts, तो आपको पता लगेगा कि स्पेशली ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ पंजाब. नेक्स्ट आपका आता है वीजास हैव बीन गिवन मोर इजीली. अब आजकल क्या होता है वीजास जो है बहुत इजीली अवेलेबल करा दिए जाते हैं. नो डिस्पाइट द above mentioned agreements and initiatives we cannot be sure. Okay, सो यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का वो एंड हो जाता है. सेकंड पार्ट में था क्या इससे हमें ये पता चलता है कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में अब फ्रेंडली रिलेशंस ही रहने वाले हैं. तो यहाँ पर आंसर आता है नो. डिस्पाइट द अबव मेंशन्ड एग्रीमेंट्स, इतने सारे हमने एग्रीमेंट्स पढ़े एंड इनिशिएटिव्स जो कि लीडर्स ने और इंडिविजुअल्स ने लिए हैं, वी कैन नॉट बी श्योर दैट बोथ द कंट्रीज आर वेल इन देयर वे टू फ्रेंडशिप. इससे भी हम ये अश्योर नहीं कर सकते कि दोनों ही कंट्रीज आर वेल वर्किंग टुवर्ड्स अ फ्रेंडशिप. Still some areas of conflict exist that
देयर नीड टू बी सॉर्टेड आउट। तो अभी भी बहुत सारे एरियाज ऐसे बचते हैं जिन पे इशू एग्जिस्ट करता है और वो अभी भी सॉर्ट आउट करने के लिए बचे हुए हैं। All right, I hope I am very clear with this answer. Next question पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Mention two areas each of cooperation and disagreement between India and Pakistan। तो इस क्वेश्चन में दोबारा से कंपैरिजन करना है आपको इंडिया और बांग्लादेश का। पहले आपको सिमिलैरिटीज बतानी है और नेक्स्ट आपको डिसएग्रीमेंट्स या फिर डिससिमिलैरिटीज बतानी है। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डिसएग्रीमेंट या फिर डिससिमिलैरिटीज, क्या क्या डिफरेंसेस है इंडिया और बांग्लादेश में, वो बताने हैं। फर्स्ट पार्ट में आपका आता है यहाँ पर the differences over sharing of गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले कन्फ्लिक्ट कब आता है, जब वाटर शेयरिंग की बात होती है, रिवर वाटर शेयरिंग की बात होती है, कहाँ पर, गंगा वाटर एंड ब्रह्मपुत्र वाटर के। सेकंड आपका आता है इलीगल इमिग्रेशन टू इंडिया। ऑलराइट, तो डिसएग्रीमेंट की बात चल रही है, डिससिमिलैरिटीज की बात चल रही है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो सेकंड पॉइंट आता है आपका इलीगल इमिग्रेशन टू इंडिया। इमिग्रेशन का मतलब होता है आना। ऑलराइट, सो इलीगल जो इमिग्रेशन होता है टू इंडिया, यहाँ पर दोबारा से एक डिसएग्रीमेंट अराइज होता है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट आता है रिफ्यूजल टू अलाउ इंडियन ट्रूप्स टू मूव थ्रू दिस टेरिटरी। अब यहाँ पर जो बांग्लादेश है, इट हैज not allowed, refuse to allow Indian troops to move through their territory। तो यहाँ पर एक तीसरा कंफ्लिक्ट अराइज होता है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। फोर्थ पॉइंट आपका आता है नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया। यहाँ पर बांग्लादेश ने अलाउ नहीं कर रखा है, क्या एक्सपोर्ट करना, नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करना, कहाँ पर, इंडिया में। तो ये तो गए आपके 4 पॉइंट जिसपे आपने डिसएग्रीमेंट बता दिया बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, राइट। नेक्स्ट आपका आता है कोऑपरेशन। कौन कौन से एरियाज है जहां पर कोऑपरेटिव मेजर्स लिए गए हैं बिटवीन Bangladesh and India? So economic relations have been improved considerably within the last 10 years। अगर आप last 10 years का डेटा उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो है इकोनॉमिक रिलेशंस जो है इंडिया और बांग्लादेश की जो है काफी हद तक इंक्रीज हुए हैं या फिर बेटर हुए हैं। नेक्स्ट है आपका बांग्लादेश इज द पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी टू लिंक अप विद साउथ ईस्ट एशिया वाया म्यांमार। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बांग्लादेश एक पार्ट है इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी का, जिसमें कि क्या होता है, जिसमें कि हमने लिंक करने की कोशिश करी है साउथ ईस्ट एशिया के साथ वाया म्यांमार। तो इसलिए बांग्लादेश और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट है कोऑपरेटेड ऑन द इश्यूज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज आते हैं तो यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश में कोऑपरेटिव मेजर्स लिए गए हैं। नेक्स्ट है cooperation on identifying common threats and being more sensitive to each other's needs। अब यहाँ पर एक और कॉमन चीज आती है, क्या है वो, कि कॉपरेशन आइडेंटिफिकेशन, जिसमें कि कॉमन थ्रेट्स हो, जो इंडिया का भी थ्रेट हो और बांग्लादेश का भी थ्रेट हो, वहां पर बहुत ही कोऑपरेटिव मेजर्स लिए गए हैं। एंड बीइंग मोर सेंसिटिव, दोनों ही जो कंट्रीज इन्होंने बहुत सेंसिटिवली बिहेव करा है एक दूसरे की नीड्स के लिए इन पर्टिकुलर सिचुएशन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाउ आर द एक्सटर्नल पार्ट्स इन्फ्लुएंसिंग बायलैटरल रिलेशंस इन साउथ एशिया। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो एक्सटर्नल पार्ट्स है वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, कैसे इफेक्ट डाल रही है बायलैटरल रिलेशनशिप पे साउथ एशिया के। एंड टेक एनी वन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट। और यहाँ पर आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकती हो अपने पॉइंट को यहाँ पर जस्टिफाई करने के लिए। So the answer would be the external powers influence bilateral relations in South Asia because no region exists in vacuum। क्योंकि कोई भी एरिया ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है जहां पे कंप्लीट वैक्यूम हो। It is influenced by outside powers and events, no matter how much it may try to insulate itself from non-regional powers। आप कितना भी यहाँ पर बचाने की कोशिश करो that हम अपने आप को इंसुलेट कर लेंगे, हम यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे, लेकिन डेफिनेटली वो इन्फ्लुएंस हो रही है बाय दी आउटसाइड पावर्स। सो चाइना एंड यूएस, आपको यहाँ पर दो बिग नेम्स कौन से लर्न रखने हैं, चाइना एंड यूएस रिमेन्स की प्लेयर्स इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले आपने बता दिया कौन सी है वो एक्सटर्नल फोर्सेस। सो Sino-Indian relations have improved significantly in the last 10 years। Last 10 years के हिसाब से अगर आप देखोगे तो चाइना और इंडिया के जो रिलेशंस है वो काफी हद तक बहुत इंप्रूव हुए हैं। बट चाइना स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पर जैसे कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रिलेशनशिप है इंडिया चाइना और पाकिस्तान की, रिमेन्स एट मेजॉरिटी इरिटेंट टू इंडिया। तो इसलिए ये स्ट्रैटेजिक जो रिलेशनशिप है इंडिया के लिए एक इरिटेंट की तरह काम करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका द डिमांड्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन हैव ब्रॉट द टू एशियन जायंट्स। कौन कौन से हैं यहाँ पर टू एशियन जायंट्स, इंडिया एंड चाइना, क्लोजर एंड देयर इकोनॉमी टाइज हैव मल्टीप्लाइड रैपिडली सिंस 1991।
क्लियर है? इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आया है किसमें, इकोनॉमी में। The US enjoys good relationship with both India and Pakistan. अब यहाँ पर जो यूएस है उसकी गुड रिलेशनशिप है इंडिया के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी, एंड वर्क्स एज मॉडरेटर इन इंडो पाक रिलेशंस। और जब भी इंडो पाक रिलेशंस की बात आती है तो यहाँ पर यूएस कैसे एक्ट करता है, एक मॉडरेटर की तरह, क्योंकि उसकी गुड रिलेशंस दोनों ही साइड है, इंडिया के साथ भी एंड पाकिस्तान के साथ भी। नेक्स्ट आपका आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज इन बोथ कंट्रीज हैव इंक्रीज्ड द डेप्थ ऑफ अमेरिकन पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पर अगर आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उठाकर देखो या लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज देखो तो दोनों ही कंट्रीज में अमेरिकन पार्टिसिपेशन जो है इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है द लार्ज साउथ एशियन इकोनॉमी रिमेन्स इन द यूएस एंड ह्यूज साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड मार्केट्स ऑफ रीजन गिव अमेरिका एन एडेड स्टेक इन फ्यूचर ऑफ रीजनल सिक्योरिटी एंड पीस। ऑलराइट, सो विद दिस आप अपने आंसर को इस तरह से सम अप कर दोगे। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल एंड लिमिटेशंस ऑफ सार्क एज अ फोरम ऑफ फॉर फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग साउथ एशियन कंट्रीज। तो यहाँ पर बेसिकली आपको सार्क को इलेबोरेट करना है। सो द रोल ऑफ सार्क कैन बी आइडेंटिफाइड एज फॉलोज। फर्स्ट आपका आता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जो कि सार्क की फुल फॉर्म है, इज अ रीजनल इनिशिएटिव। सबसे पहले आपको बताना है कि ये एक रीजनल लेवल का इनिशिएटिव है अमंग साउथ एशियन स्टेट्स टू इवॉल्व कोऑपरेशन सिंस 1985 ऑनवर्ड्स। कब से स्टार्ट हुआ था? सिंस 1985 ऑनवर्ड्स। और किस लिए हुआ था? जिससे कि इवॉल्व कर सके क्या, cooperation within that particular area. It consists of 7 members to encourage mutual harmony and understanding. इसके अंदर टोटल 7 members आते थे जिनको क्या इनिशिएट करना था, म्यूचुअल यानी कि आपस में हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट आपका आता है सार्क हैज इनिशिएटेड साफ्टा। अब सार्क के बाद क्या इनिशिएट हुआ था? साफ्टा। तो यहाँ पे आपको साफ्टा भी डेफिनेटली मेंशन करना है। साफ्टा स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू फ्री ट्रेड जोन्स। इससे क्या होता है? इससे फ्री ट्रेड जोन्स प्रोवाइड करे जाते हैं फॉर होल साउथ एशिया, पूरे साउथ एशियन रीजन के लिए, फॉर कलेक्टिव इकोनॉमिक सिक्योरिटी। और इससे क्या मेंटेन होता है? कलेक्टिव इकोनॉमिक सिक्योरिटी मेंटेन करी जाती है। इसलिए सार्क ने इनिशिएट करा था क्या? साफ्टा। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है आपका सार्क हैज प्रोजेक्टेड ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब सार्क ने काहे भी प्रोजेक्ट करा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ऑफ इट्स मेंबर स्टेट्स, जितने भी मेंबर स्टेट्स उसके विद इन आते हैं उन सभी के लिए, टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंसीज ऑन द नॉन रीजनल पार्ट्स, और जिससे कि जो उनकी डिपेंडेंसी है नॉन रीजनल पार्ट पे वो काफी हद तक कम करी जा सके। राइट, तो अब आप पढ़ेंगे यहाँ पर लिमिटेशंस क्या है इसकी। लिमिटेशंस, सार्क इज ग्रोइंग स्लोली ड्यू टू पॉलिटिकल डिफरेंसेस अमंग इट्स मेंबर स्टेट्स। अब सार्क की जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा स्लो हो चुकी है, ग्रो तो कर रहा है लेकिन काफी ज्यादा स्लो पेस पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं उसके मेंबर स्टेट्स के साथ, जैसे कि ऑन द कन्फ्लिक्ट लेड टू बायलैटरल इश्यूज एज कश्मीर प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जैसे कि अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर कश्मीर इशू आ जाता है। नेक्स्ट है सम ऑफ द इंडियाज नेबर्स फियर दैट इंडिया इंटेंड्स टू डोमिनेट देम बाय इन्फ्लुएंसिंग देयर सोसाइटीज एंड पॉलिटिक्स। और बहुत सारे साउथ एशियन रीजन की ऐसी कंट्रीज है जो कि कहीं ना कहीं ये सोचती है कि इंडिया जो है उन सभी को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, उन सबका जो पॉलिटिक्स है और सोसाइटीज है उसको ओवरपार करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट आपका आता है सार्क मेंबर्स आर फ्रॉम अमंग द डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज which creates insufficiency of funds। अब बेसिकली जो सार्क एसोसिएशन की जो मेंबर्स है, मेंबर कंट्रीज है, वो या तो डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं या फिर लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, इसलिए हमेशा ही फंड्स को लेकर यहाँ पर इनसफिशियंसी प्रिवेल करती है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10, India's neighbors often think that Indian government tries to dominate and interfere in the domestic affairs of the smaller countries of the region. Is this a correct impression? अब यहाँ पर आपको ये बताया गया है, चैप्टर पढ़ के आपने इतना तो समझ ही लिया है कि इंडिया की जितनी नेबरिंग कंट्रीज है उनका क्या सोचना है, वो क्या मानती है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है डोमिनेट करने की और साथ ही साथ इंटरफेयर करने की, काहे में? डोमेस्टिक अफेयर्स में बाकी सारी स्मॉलर कंट्रीज की और उनके रीजन की। तो आपको बेसिकली बताना है क्या ये बात सच है, इस पर आपको अपना व्यूज देने हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आंसर करना है नो। सो द इम्प्रेशन इज नॉट करेक्ट बिकॉज, ये जो इम्प्रेशन दिया गया है क्वेश्चन ये बिल्कुल भी सही नहीं है रिगार्डिंग इंडिया। इट इज नॉट एट ऑल करेक्ट बिकॉज इंडिया मेक्स एफर्ट्स टू मैनेज इट्स नेबर्स बियॉन्ड इट्स साइज एंड पावर्स which can be justified on the following grounds। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये बिल्कुल भी बात सही नहीं है, रादर इंडिया ने तो बहुत सारे एफर्ट्स दिखाए हैं मैनेज करने के लिए अपने नेबर्स को। अब यहाँ पर आप पॉइंट्स में उन्हें सम अप करोगे एट
फॉलोइंग्स। फर्स्ट पॉइंट है, इंडिया ऑफन फील्स एक्सप्लॉइटेड बाय इट्स नेबर्स। अब इंडिया को इस सारी सिचुएशन की वजह से क्या लगता है, इट इज ऑफन एक्सप्लॉइटेड बाय इट्स नेबरिंग कंट्रीज। नेक्स्ट आपका आता है, ऑन द अदर हैंड इंडियाज नेबर्स फियर दैट इंडिया वांट्स टू डोमिनेट देम रीजनली। इंडिया के नेबर्स को क्या लगता है कि जो इंडिया है उन सभी को डोमिनेट करना चाहता है, बट इंडिया इज सेंट्रली लोकेटेड। लेकिन अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो लोकेशन है वो बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन है, हु शेयर बॉर्डर्स विद अदर कंट्रीज ज्योग्राफिकली व्हिच शुड बी एक्सेप्टेड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से जो इंडिया है अपना जो बॉर्डर है बहुत सारी कंट्रीज के साथ शेयर करता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है आपका, इंडिया अवॉइड करता है सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपने नेबर्स के साथ। क्यों? क्योंकि जिससे कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आकर यहाँ पर, कोई भी आउटसाइडर यहाँ पर आगे शुड नॉट टेक एडवांटेज, कोई भी आउटसाइडर यहाँ पर फायदा ना उठा सके और किसी भी एक रीजन को यहाँ पर पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस ना कर पाए। So with this we have covered all the NCERT question and answers of South Asia and the contemporary world. I hope आप सभी बच्चों की समझ जरूर आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो फटाफट से इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो, डिफिकल्टी हो, क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर एक क्वेरी को सॉर्ट आउट कर रही होंगी। By Learn Karo Premium subscription, you can attend live classes from anywhere, anytime. You may avail the entire study material in the PDF format, and you may also attend live tests, quizzes, and assignments too. So definitely download कीजिए हमारा ऑफिशियल ऐप लर्न करो दी लाइव लर्निंग ऐप, एंड यू मे ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, ताकि आप सभी बच्चों को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। So with this, I am ending up this session here, and I will meet you all in the next session with the next important topic. Till that time, keep studying, keep practicing, take care, all the best, bye bye.